हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सभी के अपने परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। एक नई सीरीज हम लोग शुरू करे थे और उसी से आज इसका नेक्स्ट सेशन है 30 मिनट्स हो। नवीनतम एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आप लोग जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो फेस कर रहे थे, जहां क्वेश्चंस दिखने में बड़ा होता है, तो उसी डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सीरीज शुरू करी गई है। आपको अगर कुछ और आपका तैयारी बेहतर हो रही हो, आपका मैथ्स का डर अगर खत्म हो रहा हो और ये सीरीज अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो पूरा सेशन देखने के बाद सेशन का रिव्यू जरूर दिया करो आपको, वो जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आपके लिए जो कर रहे हैं मेहनत, वो जरूर आपके लिए यूजफुल भी हो और आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस, जो भी कोई सवाल देखोगे मैथ्स का, हर एक सवाल वही होगा जो आपको कराया गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप फेस नहीं करेंगे, वहां पर हर तरह का क्वेश्चन आपको सिखाया जा रहा है। वैसे करने को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है और ये सीरीज का मतलब इतना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई देगा, होने को बहुत सरल होते हैं वो सवाल, लेकिन आप देखते ही घबरा जाते हो, वहां पर वो चीज नहीं बननी चाहिए। किसी तरह से टेंशन नहीं लेना होता है, अपने आप को बहुत शांत रखते हुए बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना है, वही आप सबके हाथ में है। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। यहाँ हर एक टॉपिक 1 से 2 सेशन में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक सेशन में हम लोग अगर ज्यादा क्वेश्चंस उस बेस पर आए हुए हैं तो पहले वो देख लेंगे। जैसे इस टॉपिक का एक सेशन पहले हुआ, उसमें केवल आए हुए क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। अब इस बेस पर और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम को लेकर, वो बनाए हैं और उनका आंसर दोगे आप लोग। एन एन की शायद जरूरत नहीं पड़ती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, पर ध्यान से पढ़ना सीखिए। अगर आप पढ़ना सीख जाओगे, आधा काम तो मैथ्स का वहीं खत्म हो जाता है जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको फंसाए जा रहे हैं। 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। आप सबका ही अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहां भी आप लोग अपने इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का हर एक तरह का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। वीडियो की नई भर्ती के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। रीट लेवल 1 लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए प्री और मेंस दोनों तरह के बैच आपको मिल जाएंगे। सीटी के दोनों लेवल के बैच आपको मिल जाएंगे। मैथ्स महारथी हमारा एक फाउंडेशन बैच है, ऑल इन वन। अगर आप सभी एग्जाम की मैथ्स एक ही बैच से कवर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा मैथ्स महारथी बैच भी देख सकते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड हर तरह का कोर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। एलडीसी के लिए टेस्ट सीरीज देख सकते हो, स्पेशल मैथ्स का, साइंस का, मैथ साइंस दोनों का। ये वीडियो की नई भर्ती के लिए हमारा कोर्स है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसके अंदर कंप्लीट पीछे का रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, इसके साथ अभी जो क्लास लाइव चल रही है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और एग्जाम टाइम पे जो रिवीजन बैच चल रहा होता है लास्ट 1 डेढ़ 2 महीने पहले, जैसे भी एलडीसी का चल रहा है, वो भी रिवीजन के टाइम पर आपका इस कोर्स के अंदर ही फ्री रहता है। सीटी ग्रेजुएशन की मैथ्स भी इसमें फ्री कंप्लीट मिलने वाली है। ये एप्लीकेशन है आपका अभ्यास मैथ्स, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चीज समझ में आती हो और आप जुड़ना चाहें तो इसके साथ यहां पर भी जुड़ सकते हैं। ये भी आप सबका ही अपना परिवार है। टेलीग्राम चैनल, कोई भी क्लास के बारे में जानकारी है, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जा रही है। @maths by जयदीप सर के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस आप लोग देख रहे थे मेंसुरेशन से, और यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से पढ़िए और कुछ बता सकते हैं तो आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। पर आप नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक अभिकथन है के रूप में, दूसरा रीजन बता रखा है। एक तो स्टेटमेंट है, 2 उसके क्या है, रीजन बता रखे, कारण बता रखे। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक रीजन है, दूसरा एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका कारण है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अभिकथन ये है कि किसी वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का रूट 2 गुना होता है। किसी वर्ग का विकर्ण जो होता है वो उसकी भुजा का रूट 2 गुना होता है। आप सबको पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है सर √2 इंटू साइड, फॉर्मूला याद है ना, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। तो ये तो ठीक कर रहा है बात। रीजन बता रहा है इसका क्या कारण है, कि वर्ग का प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये इसका कारण है। इसी कारण इसका जो विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके कारण वहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाते हैं और उसी के बिहाफ पे ये विकर्ण निकल कर आता है √2 इंटू साइड। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है।
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सर। इसने सही से एक्सप्लेन किया है इसको कि वर्ग जो होता है जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं सर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आप क्या बोलते हो? स्क्वायर, वर्ग। इसका जो विकर्ण होता है, किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होगा वो उसकी भुजा का √2 गुना होता है, √2 टाइम्स होता है, √2 गुना भुजा होता है। ये विकर्ण है, ये विकर्ण क्या आएगा? √2 इंटू साइड होगा, √2 गुना भुजा होगा। इसका ये कारण बता रहा है कि इसका कारण ये है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाली साइड अगर x है तो सर ये भी x होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आप सबको पता है कर्ण होती है, हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका अगर नाम दूं मैं आप लोग, तो यही चीज, यही फॉर्म बनेगा। यहां पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए सी इसका कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी बराबर क्या होगा? रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, और 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा और 2 पे रूट आ जाएगा, तो AC बराबर आ गया सर √2x। इसी कारण वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2x होता है। तो ये रीजन इसका बिल्कुल ठीक है कि प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री है, इसी के कारण वो क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप ये सिद्ध कर सकते हैं, भुजाएं इसमें चारों बराबर होती हैं। नेक्स्ट बताओ जरा, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। आपको नीचे एक क्वेश्चंस दे रखा है, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको ये तय करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त है या नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त है या नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 2 स्टेटमेंट क्या है? वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? परिधि अगर 44 है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। 2 पाई r बराबर 44, तो r बराबर 7 आ जाएगा सर, और r 7 आ जाएगी तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, वर्ग का व्यास 14 सेंटीमीटर, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी सर, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास का हाफ होती है सर, इससे भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि केवल कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एक भी पर्याप्त है और दूसरा भी पर्याप्त है, केवल 2 कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं है, दोनों का जरूरी नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां पर जो आंसर बनेगा ना, इनमें से कोई सा भी नहीं लिखा वो, या इस तरह से आंसर बनेगा इसका स्टेटमेंट का, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों से ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। दोनों जरूरी नहीं है, पहले स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाएगा, दूसरे से भी आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आपको? तो दोनों अपनी अपनी जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। पहले से कैसे दोगे सर? परिधि क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई r बराबर अगर 44 है तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, तो 22 दूगा 44, r बराबर 7 आ गया। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 154। तो इस सर्कल का जो एरिया आ गया पाई r स्क्वायर 154 आ गया सर, 154। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, यही तो होता है क्षेत्रफल। और अगर व्यास दे रखा है आपको दूसरा स्टेटमेंट, तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई सर, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 154। दोनों ही स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन दोनों एक साथ देना जरूरी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये तो केवल आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, मैच करवाना है। इधर जो आकृतियां बता रखी हैं, इधर इनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले बता रखे हैं। ये तो करा लोगे इस तरह से, मैच टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन अगर आ जाए तो फॉर्मूले अगर याद है, इन 4 में से कोई 2 भी याद है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा। बताओ आप लोग, अगर आपको याद है तो सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं।
ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैच कराने वाले क्वेश्चन से आपके पूरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज में तो अलग अलग क्षेत्रफल के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सर, समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु का, विषम बाहु का, समकोण त्रिभुज का। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हो ना, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी होता है और हीरो का सूत्र भी होता है। अब देख लेंगे इनमें से कौन सा दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है सर, वो भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। आयत का होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। मैच कराओ जरा। आयत का क्षेत्रफल 1 4, D 4 के साथ मैच करेगा, C जो है सर वो 2 के साथ मैच करेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1 के साथ मैच करेगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा। इन चारों को नहीं करना होता, चार में से कोई दो भी अगर तुम उठा पाओ। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस 3 के साथ मैच करेगा। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, दो ही बचे ना, 3 यहां पर आ रहा है, 3 यहां है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, एक आंसर सही है सर, ऑप्शन ए राइट है। बी जो है वो 1 के साथ मैच करेगा। वर्ग का क्षेत्रफल याद है भुजा स्क्वायर, वो 2 के साथ मैच करेगा। आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग। अगला सवाल ये बताना है आपको, नीचे क्वेश्चंस दे रखा है, उसके बाद दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक घन का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन बताओ क्या फॉर्मूला होता है, बताया करो आप लोग, केवल गुरु मत, मन लगा के पढ़ाई करो तो रिजल्ट भी आएगा और जहां चाहोगे वहां सिलेक्शन भी होगा। लेकिन मन लगाया करो पढ़ाई में, जबरदस्ती मत करो। ऐसा नहीं है कि कोई थोप दिया होगा हम आप पर, आप अपने लिए बेस्ट कर रहे हैं, आपका आगे का जीवन अच्छा होगा। आपके पास यही एक रास्ता है, केवल पढ़ाई। पढ़ाई करने के बाद अच्छा रिजल्ट निकालने के बाद आप आगे पूरा जीवन आपके हाथ में है। और इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा। आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर है तो उस पर काम करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपके पास यही एक ऑप्शन है अपने जीवन को बदलने का, अपने माँ बाप के जीवन को बदलने का, तो आपको पढ़ना चाहिए और पूरी तरह से मन लगा के जी जान से पढ़ना चाहिए। घन का आयतन होता है सर भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। अब यहां पर घन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। घन का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको एक नीचे क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यह तय करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट जरूरी हैं, क्या एक से भी आंसर आ सकता है। यदि केवल कथन एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, यदि दोनों कथन आवश्यक है, यदि दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। ये भी वही वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी कथन एक भी पर्याप्त है, दूसरा भी पर्याप्त है, दोनों अलग अलग से भी आंसर आ जाएगा। दोनों की जरूरी नहीं है इस कथन का आंसर देने के। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि घन का टोटल सरफेस एरिया ऑप्शन से सही से सेट नहीं है। इस कथन का उत्तर स्टेटमेंट फर्स्ट से भी आ जाएगा सर, और स्टेटमेंट सेकंड से भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है सर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर 294 है। 294 है। यहां से भुजा आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। यहां से भुजा कितनी आएगी? 6 4 24 और 6 9 54। भुजा का मान 7 आ जाएगा। तो बताओ क्या आयतन नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल देंगे सर। 49 का क्यूब रूट कराना है, स्क्वायर रूट करना है, सॉरी, वर्गमूल 7 आएगा। तो आयतन 343 आ जाएगा, 7 का क्यूब। तो दूसरा कह रहा है घन का विकर्ण आपको दे रखा है 7√3, इससे भी आयतन आ जाएगा। विकर्ण क्या होता है बताओ? घन का विकर्ण होता है सर √3 इंटू साइड, √3 गुणा भुजा। √3 गुणा भुजा बराबर 7√3 दे रखा है। √3 से √3 कट जाएगा, भुजा बराबर 7 है, इससे भी आयतन आ जाएगा। इस तरह के सवाल के लिए ऑप्शन उसे बनाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों ही पर्याप्त है। दोनों आवश्यक नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर पर्याप्त है। दोनों से ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो यहां के लिए तो कह रहा है कथन 1 पर्याप्त है। केवल वाला शब्द यूज नहीं होगा। केवल 2 पर्याप्त है, नहीं। दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक बिल्कुल नहीं है। केवल एक से भी तो उत्तर आ रहा है और केवल दूसरे से भी आंसर आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 भी पर्याप्त है और कथन 2 भी पर्याप्त है। दोनों से अलग अलग आंसर दे सकते हैं और आंसर दोनों से निकल रहा है। नेक्स्ट देखो आप लोग,
किसी बेलन का आयतन उसके आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। किसी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन जानते हो, सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही होता है बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। सही कह रहा है सर ये तो। बेलन का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, कारण कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन बता रहा है। बेलन के दोनों आधार वृत्ताकार होते, ये कोई रीजन है कि इसका? बेलन के दोनों आधार वृत्ताकार होते हैं, इसके कारण ये होता है क्या? नहीं सर, ये रीजन नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि बेलन के दोनों आधार वृत्ताकार होते हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर का रीजन नहीं है। यहाँ बच्चा इसी तरह से तो गलती करता है, उसको लगता है सर ये बात तो ठीक है ना, दोनों बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। हाँ, बेलन के नीचे भी वृत्ताकार होता है, बेलन का टॉप वाला भाग भी वृत्ताकार होता है, बात तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का कारण है क्या ये? इसने कहा कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसके कारण होता है कि इसका आधार वृत्ताकार होता है, इसके कारण नहीं होता। हम ज्योमेट्री में से प्रूव करते हैं, लेकिन इस कारण ये नहीं है इसका। अब किसी भी आकृति का जब हम आयतन की बात करते हैं, जिस किसी भी आकृति का आधार और टॉप अगर दोनों सेम है, जिस किसी भी आकृति का आधार और टॉप दोनों भाग सेम है, जिसका बेस और टॉप अगर दोनों सेम है, तो उस आकृति का आयतन यही होता है सर। ये तो एक बेसिक फॉर्म है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसके कारण इसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर आधार और टॉप दोनों सेम है तो इसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो क्या आंसर होगा? ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा इस बार ना। ए और आर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर ने ए की सही व्याख्या नहीं करी है। तो यहां ध्यान रखना, सही तो दोनों है ये। मैंने कहा ना ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आयतन की व्याख्या ये नहीं है। आयतन के लिए आप ये कह सकते हो कि जिस किसी आकृति के, जैसे आप कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, इस कमरे का आयतन क्या होगा? इसका भी आयतन यही होगा, इस कमरे के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जिस किसी आकृति का आधार और उसका शीर्ष दोनों अगर भाग सेम है, तो उसका आयतन यही होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कमरे का आयतन क्या होता है? आधार क्या है आपका? आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा कर दो हाइट से, तो आयतन आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है? घन के अंदर सारी सरफेस बराबर होती है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। यहां देखो आपस में मैच करा रहा है, ये तो करा दोगे आप लोग। ये आकृतियां हैं, ये इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर। ए जाएगा सेकंड नंबर के साथ। बेलन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच। बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। अगर ये दो मैच कराऊं तो देखो कहां मैच कर रहे हैं। ए जाएगा सेकंड के साथ, ए जाएगा सेकंड के साथ, ये दो ऑप्शन बन रहे हैं, दो कट गए। बी जाएगा सर बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच। इतना करते ही आंसर आ गया सर, ऑप्शन ए राइट है सर, ऑप्शन ए राइट है। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर। सी जाएगा 3 के साथ। शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर और आर प्लस एल। यही होता है टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात गोले की करते हैं, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के अंदर क्या होगा, उसका कौन सा भाग, कर्ड सरफेस एरिया भी आएगा और प्लस उसके आधार और बॉटम दोनों वो जुड़ जाएंगे। तो वो जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है सर 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ जाता है, तो बचता है 2 पाई आर एच प्लस आर। शंकु का
कट सरफेस एरिया होता है सर पाई आर एल, और आधार होता है उसका वर्त पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाता है, बचता है सर एल प्लस आर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला सवाल ये है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात ठीक है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर ही समद्विभाजित करता है। कारण कह रहा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये कारण है, ये बात भी ठीक है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। ऊपर वाली बात भी सही है, लेकिन ये कारण इसका ये नहीं है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रति, रोम्बस किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है सर। समचतुर्भुज जो है वो किससे बनी हुई आकृति है? रोम्बस जो है सर वो स्क्वायर से बनी हुई आकृति है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन यहां दो त्रिभुज बन जाते हैं, और हम त्रिभुज में जो पढ़ के आए थे सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रेंसी के बेस पर आप लोग सिद्ध करते हो। त्रिभुज में सर्वांग समता का जो नियम है, इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि दोनों विकर्ण इसके क्या होते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कारण ये नहीं है इसका कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये बातें दोनों सही हैं, तो यहां पर भी सवाल का आंसर आएगा सर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या कारण होगा? कारण इसका ये रहता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ जो ट्रायंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं, और सर्वांग समता हम लोग ज्योमेट्री में सिद्ध करते हैं, तो ये इसके कारण नहीं होता है। पर नेक्स्ट, यदि किसी वर्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, किसी वर्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। त्रिज्या को दुगना करने से क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ये बात ठीक है सर, बिल्कुल सही है। वर्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, ये इसका रीजन है। कारण कह रहा है कि वर्त का क्षेत्रफल जो होता है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। एरिया ऑफ सर्कल, वर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के आर स्क्वायर के क्या होता है? प्रोपोर्शन में होता है, समानुपाती होता है। एक वर्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, क्योंकि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो हर बार सेम ही रहता है। आर का क्या होता है? स्क्वायर। अगर दुगुना कर दिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, क्षेत्रफल 4 गुना। 3 गुना कर दिए तो 3 का स्क्वायर 9, क्षेत्रफल 9 गुना। अगर त्रिज्या को 4 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। यहां पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ने इसकी सही व्याख्या करी है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या इसी तरह के एक स्टेटमेंट में आपको उलझाता है क्वेश्चन, कब सही है, कब सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है सर, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये कह रहा था कि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। जैसे देखना आप लोग, इधर मैं बताता हूं आपको। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाने वाली लाइन। अगर त्रिज्या पहले 1 थी तो आपने दुगना करके 2 बना दी। क्षेत्रफल देखो क्या आएगा? 4 गुना आएगा कि नहीं आएगा? देखो आप लोग, क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई से तो फर्क पड़ेगा नहीं। आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। क्या बताओ, क्षेत्रफल 4 गुना हो गया क्या? 1 का 4 गुना 4 ही होता है। ये 1 और 2 कहां से लिखी आपने? कुछ भी लिख लो, तो आप लोग जो मर्जी आए वो लिख लो, क्षेत्रफल 4 गुना होगा अगर त्रिज्या को दुगना करे हो तो। अगर आपसे पूछे कि एक वर्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 9 गुना होगा, 3 का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, आर का स्क्वायर करना होता है। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये इसी का कारण है। इसी कारण क्या होता है, क्षेत्रफल इसका दुगना करने पर 4 गुना हो रहा है, 3 गुना करने पर 9 गुना होगा, 5 गुना करने पर 25 गुना होगा। नेक्स्ट, आपस से फॉर्मूले पूछ रहा है, विकर्णों के फॉर्मूले पूछ रहा है। वर्ग का विकर्ण, देखो सारे विकर्ण आ गए। वर्ग का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, आयत का विकर्ण, घन का विकर्ण। बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबका आ जाएगा आपका। सभी विकर्ण के फॉर्मूले आपसे पूछ लिए।
वर्ग का विकर्ण होता है सर √2 इंटू 1, √2 गुणा भुजा। घनाभ का विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है सर √2 इंटू साइड, क्योंकि ये 2 डायमेंशन आकृति है, √2 गुणा भुजा। घनाभ का होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण होता है सर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है सर √3 गुणा भुजा। देखो तीनों फॉर्मूले, चारों के चारों विकर्ण आपको रिवाइज हो गए। कौन किसके साथ मैच करा? ए जा रहा है सर किसके साथ में? 3 नंबर के साथ में। ए जा रहा है 3 नंबर के साथ, ए और बी ऑप्शन में से कुछ आएगा। घनाभ का विकर्ण बी जा रहा है सर 4 के साथ, बी जा रहा है 4 के साथ। 2 भी अगर याद आ गए तो आपका आंसर खत्म हो गया। चारों लिखने की जरूरत नहीं होती, चारों देखने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन पे नजर हर बार रखनी होती है। ए जा रहा है 3 के साथ, बी जा रहा है घनाभ का विकर्ण रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, डी के साथ, 4 के साथ। यही आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट देखो आप लोग, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताओ क्या होता है? शंकु का आयतन बोले आप में से किसी को पता है तो तभी आप लोग बता पाओगे। सर बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से इसका आयतन आ जाएगा? त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 12 है। त्रिज्या और ऊंचाई 2 ही चाहिए होती है सर। पहले स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सर इस बार। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। केवल ये तिर्यक ऊंचाई दे दी जाए तो बताओ क्या आयतन बता सकते हो आप लोग? एल का मान अगर 13 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो सर हम आयतन नहीं बता सकते हैं, आयतन नहीं बता सकते हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस बार पर्याप्त होगा। दूसरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल कथन 1 पर्याप्त होगा, इससे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले अगर याद है, क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ना आ रहा है, 101% सब करके आओगे आप, और सब सही भी करके आओगे। कुछ और अच्छा है इसके अंदर, मैं देख लेता हूं। ये बता दो आप लोग, बेलन का आयतन पूछ रहा है। ये बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। पाई आर स्क्वायर एच होता है सर एच। त्रिज्या 7 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो आयतन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। बेलन का कर्ड सरफेस एरिया 660 दे रखा है। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से क्या बेलन का आयतन निकलेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है सर। कर्ड सरफेस एरिया 660 है, इससे आयतन नहीं निकलेगा सर, क्योंकि आर और एच 2 अज्ञात राशियां हैं। सेकंड नंबर स्टेटमेंट में केवल एक ही राशि अज्ञात होती तो उसका मान निकाल लेते, लेकिन 2 अज्ञात राशियां हैं, तो इस बेलन का आयतन भी हम केवल स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से निकाल सकते हैं सर। तो आंसर होगा, यदि केवल कथन 1 इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है, कथन 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए इसके बाद अगला ये बता दो जरा आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना पैराग्राफ्स टाइप में है, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया ताकि आपको सही से दिखाई दे। और घनाभ का ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, एक जो आप लोग आए हुए एग्जाम का देख रहे हो, तो ये आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सेम टू सेम पेपर में छपेगा। ये लिख दो चाहे आप लोग, इस बात को 101% लिख दो। क्यूबॉइड का ये क्वेश्चन एक ना एक दिन अगर इसी तरह से एग्जाम पैटर्न रहा तो जरूर बनेगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्यूबॉइड के 2 ही बनते थे। एक आप लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में देखा है क्यूबॉइड का अच्छा सवाल घनाभ के ऊपर, और ये घनाभ का एक और बेहतरीन सवाल है। आपको नीचे एक प्रश्न दिया गया है, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए। आपको ये तय करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या पर्याप्त है। एक घनाभ के 3 आसन फलक का क्षेत्रफल एक्स, वाई और जेड है। घनाभ के अंदर टोटल 6 सरफेस होती है सर, और अलग अलग असमान जो सरफेस होती है वो 3 होती है। 4 तो आपके कमरे में दीवार है, आप जहां बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक उसका फर्श और एक छत, टोटल 6 सरफेस है जिसमें 3 अलग है।
तीन आसन फलक का क्षेत्रफल एक्स वाई और जेड दे रखा हो तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट दे रहा है आपको, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एल बी और एच तथा एल इंटू बी बराबर एक्स, बी इंटू एच बराबर वाई और एच इंटू एल बराबर जेड है। घनाभ का आयतन तीनों आसन फलक के क्षेत्रफल के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन तीनों आसन फलक के क्षेत्रफल के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। ये बात ठीक कर रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ये ऊपर का क्या कर रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल बी और एच है तो एल इंटू बी बराबर एक्स, बी इंटू एच बराबर वाई और एच इंटू एल बराबर जेड अगर दे रखा हो तो भी इसका आंसर निकल जाएगा आयतन का। इन दोनों से ही आंसर दिया जा सकता है इसका आयतन का, इन दोनों से ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ही स्टेटमेंट से दे सकते हैं। दोनों है क्या, एक ही तो बात है। एक घनाभ का आयतन तीनों आसन फलक के क्षेत्रफल के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। जैसे देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी L इंटू बी बराबर एक्स है, B इंटू एच बराबर वाई है और H इंटू एल बराबर जेड है। घनाभ के अंदर तीन आसन फलक यही होते हैं, एक आधार लंबाई गुणा चौड़ाई, एक दीवार आपकी पास वाली चौड़ाई गुणा, दीवारों में हाइट काम आती है, दीवारों में हाइट काम आती है ऊंचाई, लेकिन फर्श पर हाइट काम नहीं आती, छत पे भी हाइट काम नहीं आती। तो फर्श का क्षेत्रफल तो हो गया सर लंबाई गुणा चौड़ाई, एक दीवार का हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई और एक दीवार का हो गया लंबाई गुणा ऊंचाई। एल इंटू बी तो फर्श है, ये बी इंटू एच वाई है, एच इंटू एल जेड है, कोई भी हो इनमें से एक्स वाई जेड है। इनको अगर आपस में गुणा करा दूं मैं, इसने कहा तीनों आसन फलक के क्षेत्रफल का गुणनफल, इन तीनों को आपस में गुणा कर दूंगा तो देखो सर एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर और एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स वाई जेड, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका रूट कर दूंगा सर, तो एल बी एच बराबर होगा रूट ऑफ एक्स वाई जेड, रूट ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है कि जब कभी भी एक घनाभ के तीन आसन फलक का क्षेत्रफल आपको दे रखा हो, तीन आसन फलक का क्षेत्रफल दे रखा हो तो जो आयतन होगा वो वर्गमूल के बराबर होगा, उन तीनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा, उन तीनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। तो ये आयतन बता रहे हैं, कैसे निकालोगे आप लोग, गुणनफल का स्क्वायर रूट कर दो। और ये ऊपर वाली जो बात कर रहा है वो भी कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, एल इंटू बी बराबर एक्स हो, बी इंटू एच बराबर वाई हो, एच इंटू एल बराबर जेड हो। इससे भी घनाभ का आयतन, ये तो खुद ही कह रहा है, ये चीज तो इसने दे रखी थी, घनाभ के तीन आसन फलक का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, आयतन पूछ रहा था आपसे, इसने तो आयतन नहीं बताया, इसी बात को लिख दिया यहां पर। इस पहले स्टेटमेंट में तो आयतन तो नहीं बताया कैसे निकलेगा, लेकिन इसने तो यही बात लिख दी कि एल इंटू बी बराबर एक्स है, बी इंटू एच बराबर वाई है और एच इंटू एल बराबर जेड है। लेकिन ये तो पूछ रहा था कि घनाभ का आयतन क्या होगा, आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन इस पहले सेकंड वाले स्टेटमेंट से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। केवल दो कथन का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर इस तरह का सवाल बन जाए और बनेगा, अगर घनाभ के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, ये बना भी बहुत बार है एक्स वाई जेड दे करके, या फिर कोई नंबर भी दे सकता है, इनकी जगह तीन संख्याएं भी दे सकता है और पूछेगा आयतन क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग, एक और जो आपको आंसर देना है वो है, इसके लिए बता दो आप लोग, एक घन का आयतन जो होता है, एक घन का आयतन उसकी भुजा के घन के बराबर होता है। इसके घन का आयतन जो होता है वो उसके भुजा के क्यूब के बराबर होता है। ये कह रहा है कि घन का आयतन उसकी भुजा के घन के यानी क्यूब के बराबर होता है। आयतन यही होता है भुजा का क्यूब। कारण कह रहा है कि घन की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, यही कारण है इसका आयतन भुजा का क्यूब इसी कारण होता है कि उसकी भुजाएं सभी समान लंबाई की होती हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, यही कारण है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही है। अब की बार आर ने एक ही सही व्याख्या भी करी है, ए और आर दोनों सही है। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ
क्यूब, यही होता है सर भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब किसके बराबर होती है? भुजा के बराबर होती है। और आयतन से किसी का भी निकालना हो, आयतन का फॉर्मूला होता है उस आकृति के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ग ही तो होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर, ऊंचाई भी भुजा के बराबर है, तो भुजा का क्यूब। चलिए एक लास्ट अंतिम सवाल ये बता दो आप लोग ना, एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8, 6 और 5 है, तो क्या इससे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। जब तीनों ही दे दी आपको, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो कोई भी निकाल देगा। एक घनाभ का आयतन दे रखा है, आयतन का मतलब L गुणा B गुणा H का मान 240 है, तो क्या इससे निकल जाएगा? इससे नहीं निकलेगा सर, क्योंकि या तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा दे रखा है 240, इससे आप लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त होगा सर। क्वेश्चन क्या था? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये आंसर तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब ये L B H तीनों दे देगा। या फिर एक लास्ट सेशन में आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था घनाभ का, वहां भी क्या पूछ रहा था? यही पूछ रहा था घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो वहां आपको दे रखा था घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा हो और घनाभ की विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तब भी निकाल सकते हैं घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहां स्टेटमेंट दोनों अलग है, तो यहां पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त। इसी तरह से हम आगे से आगे सीखते रहेंगे और हर दिन अपने आप को बेहतर करते रहिए। हर तरह का सवाल आपको सिखा दिया जाएगा, मैथ से बिल्कुल भी डरने का नहीं है। अगर हमारी ये पहल आपको समझ आती हो तो क्लास का रिव्यू जरूर देना आप लोग। और आप जुड़ना चाहें आप सबके अपने परिवार के साथ अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हर तरह का एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो की जो नई भर्ती होगी उसके लिए आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करिए, लेकिन आप पढ़ाई करिए। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाह रहे हो, आपके साथ किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, मैं आपको मैथ्स यूट्यूब पर भी पूरा ईमानदारी से करवा रहा हूं। आप यहां से करके भी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।